पूरी क्लास के बाद कम से कम आपके 120 नंबर ज़रूर आएंगे 150 में से। मुख्य परीक्षा PCS वाली में पहला ही पेपर होता है, 150 पूर्णांक है। किसी के 80 आते हैं, किसी के 90 आते हैं, कोई 100 तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर ये पूरी क्लास आपने ली है तो 120 नंबर की गारंटी रहेगी। बहुत कुछ नया सीखना पड़ेगा आपको हिंदी विषय में जब आप 120 ला पाएंगे। सीधे प्रारूप पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा अपर में पहला जो प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी विषय का होता है। इसका पूर्णांक 150 अंक का है। कुल प्रश्न टोटल कितने प्रश्न आएंगे? 8 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 8। इन 8 प्रश्नों के अंकों का विवरण तथा प्रश्नों का स्वरूप इस प्रकार होता है। पहले प्रश्न समझिए, प्रश्नों का स्वरूप समझिए, फिर आप बेहतरीन लिख पाएंगे। पहला प्रश्न संख्या 1 आएगी, उसके कुल अंक 30 होंगे। कितने अंक का होगा? 30 का। इस 30 में जो पहला प्रश्न संख्या 1 का क होता है, उस क कहिए, ख कहिए, ग कहिए, उस तीनों में अपठित मतलब जो नहीं पढ़ा हुआ है उससे संबंधित, उस गद्यांश से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न जो रहेगा वो है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये मैं साथ साथ एक नमूना जरूर लेके आया हूँ कि इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। जो पहले प्रश्न का क रहेगा, प्रश्न संख्या क का रहेगा, प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। भावार्थ प्रश्न देखो, फिर मैं कह रहा हूँ मुझे यहाँ 5 में से 5 अंक मिलेंगे। 20 में से कम 15 अंक लाने की प्रयास करेंगे हम दूसरे प्रश्न में, और फिर तीसरे में भी 5 में से 5 अंक मिलेंगे। कुछ नए नियम मैं आपको सिखाऊंगा, उन नियमों का आपको पालन करना है। पहला प्रश्न क्या आता है? भावार्थ लिखने का आता है। क्या लिखने का आएगा? भावार्थ लिखिए। अब भावार्थ हम डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन करना क्या चाहिए आपको? जैसे मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और मुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त मतलब प्रकाशवान न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर समझ जाना चाहिए। दूसरों के दुख में दुखी होने वाला, अपना दिल दूसरे के दुख को देखकर परेशान हो जाता है, वो होता है पर दुख कातर। और संवेदनशील न बना सके, जो उसे साहित्य का मतलब बात यह है, आपको प्रश्न का उत्तर देने से पहले 2 बार, ये 3 बार, मतलब आप इसे तो 3-4 बार पढ़िए वहाँ पेपर में। तो पेपर में पढ़ने के बाद फिर देखेंगे आप प्रश्न में कहा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले, किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखें, आपको ये पता हो कि भावार्थ है क्या। शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। भावधन अर्थ आप पे आता होगा। भावार्थ से आशय संबंधित अवतरण के मूल भावों को सम्मिलित करते हुए अवतरण को संक्षिप्त करना है। भावार्थ व्याख्या नहीं है, भावार्थ संक्षेपण भी नहीं है। भाव मतलब आपने पढ़ा उसे, तो आपके मन में जो विचार पैदा हुए कि संबंधित लेखक कहना क्या चाहता है, उसका मूल भाव क्या है, एक आसान से शब्दों में दूसरों को समझा देना। आसान से शब्दों में मतलब जैसे केवल भाव लेने, मतलब बहुत ज़्यादा आपको उसकी गद्य की लंबाई नहीं बढ़ा देनी है। भावार्थ मूल अवतरण से छोटा रूप है, लेकिन यह संक्षेपण या सारांश नहीं है। यह गागर में सागर भरने जैसा है। वास्तव में यह सारांश व व्याख्या के बीच की इकाई है। देखो ऐसे समझो, अगर मैं ये कहूँ कि ये गद्यांश है, ठीक है, और तो अगर आप ये माने कि ये व्याख्या है, अगर आप ऐसे समझ पा रहे हैं ये व्याख्या है, और अगर आप भावार्थ को लें तो आप ये समझिए ये भावार्थ है।
और अगर संक्षेपण की बात करें तो ये संक्षेपण है, ऐसे समझ जाइए। वास्तव में भावार्थ की लंबाई चौड़ाई कोई बंधी हुई नहीं है, तथापि आशय और भाव के हिसाब से इसे मूल गद्यांश का लगभग आधा तो होना ही चाहिए। शब्दों की एकदम सटीक गिनती आवश्यक नहीं है। वास्तव में अवतरण में आए सभी विचारों भावों को संक्षेप तथा सरल भाषा में लिखने का प्रयास ही भावार्थ है। यहाँ किसी भी भाव मत का खंडन या मंडन नहीं करना होता है। वास्तव में अपनी ओर से कुछ नहीं लिखना है। भावार्थ की क्या विशेषताएं हैं? भाषा बहुत सरल लिखो, संक्षिप्त लिखो। संक्षिप्तता तो इसलिए आवश्यक है कि मूल गद्यांश जो आपको मिला हुआ है उससे लगभग आधा ही लिखना है। संक्षिप्तता बात हो गई। अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना है, मतलब आप शब्दों के द्वारा ऐसे पुल न बांध पाएं या शब्दों के द्वारा ऐसे पुल न बांध लें जो जांचकर्ता पर पार ही न किए जा सकें। विषय में किसी भी प्रकार का खंडन और मंडन नहीं करना है। खंडन से क्या तात्पर्य है कि लेखक ने यदि कोई मत दिया आप उसके विपक्ष में तर्क देने लग जाएं, आप उसके पक्ष में तर्क देने लग जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो लिखा है, जो उसने लिखा है वह आपने जो समझा है वो बताना है आपको। जिस प्रकार आप 3 घंटे की कोई पिक्चर देख के आए, 3 घंटे आपने पिक्चर में गुजारे, अपने दोस्तों के पास आके 5 मिनट में वो पूरी कहानी आपने शॉर्ट में बता दी। ये भावार्थ भी वही है। गद्यांश को 2-3 बार पढ़ें, समझने के बाद ही लिखना शुरू करें। भावार्थ में मुख्य भाव, गौण भाव, सकारात्मक भाव और नकारात्मक भाव जरूर लिखें। जब भावार्थ आपने लिख दिया है उसके बाद मैं आपको एक नमूना दे रहा हूं यहाँ पे कि कैसे इस गद्यांश का भावार्थ आपको लिखना था। पहला प्रश्न गद्यांश आपने पढ़ लिया होगा, 2018 के एग्जाम वाला है। मैंने लिखा है तो आपको समझना है कि साहित्य को मानव के हितैषी की दृष्टि से तब ही देखा जा सकता है जब साहित्य मानव को पराश्रित होने से बचावे, वह मानवीय सद्गुणों का विकास मानव में करे। अब मानवीय सद्गुणों में वे सभी सद्गुण जिनकी लेखक बात कर रहा था वो शामिल हो गए हैं, क्योंकि हमें छोटा करना है, अर्थ वही रहने देना है। अच्छा, एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जिस प्रकार विचारों का क्रम प्रस्तुत किया गया है संबंधित गद्यांश में, आपके विचार भी जब आप भावार्थ लिखेंगे तो उसी क्रम में होने चाहिए। जैसे आप शुरुआत में 5वीं लाइन ले आए, नहीं। अगर उन्होंने, जैसे इस पैराग्राफ को आप देखिए, ये वो साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हो, तो देखिए हमने भी यहाँ पे यही, अगर हमने जो इसका भावार्थ लिखा है, मानव के हितैषी की दृष्टि से शब्द मिलने चाहिए, क्रम भी वही रहना चाहिए। देखिए अंत में वहाँ देखिए, यहाँ इसको समझेंगे, मानवीय सद्गुणों का विकास मानव में करे, छोटे स्वार्थ के कारण मनुष्य भटक गया है, मनुष्यों में स्वार्थ रहित मनुष्य ढूंढ पाना मुश्किल है, मनुष्य के निस्वार्थ आचरण पर लोग शक करते हैं, निस्वार्थ मनुष्य के परिश्रम, त्याग और सत्य प्रेम का उपहास उड़ाते हैं। सत्य के बाद यहाँ कॉमा और लगेगा, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक आप वहाँ नहीं करेंगे, भावार्थ में भी कोई। और ये भी लिखने की जरूरत नहीं कि लेखक कहता है, लेखक जो कहता है वो कहता है, आपको बताना है कि मैंने क्या समझा है, मैंने लेखक के बारे में, मतलब इस लेख के बारे में मैं क्या समझा, वो है भावार्थ, आपको समझना है। देखिए अंत में हमने लिखा है सत्य प्रेम का उपहास उड़ाते हैं, निस्वार्थ मनुष्य के परिश्रम, त्याग, सत्य प्रेम का उपहास उड़ाते हैं। और देखो इससे ऊपर क्या लिखा था, स्वार्थ रहित मनुष्य। अब यही कॉलम, यही चीज़ें हमें चेक करनी है, क्या ये उस गद्यांश में थी और क्या ये दोनों क्रम में भी हैं। देखिए अंत में क्या लिख रहा है, उसके तप और सत्यनिष्ठा का मजाक उड़ाया जाता है, यहाँ हमने ऐसे ही एंड किया था, और उस पर शक किया जाता है उसके रोने तक, असदुच्छेद का सद उद्देश्य का आरोप किया जाता है, ये भी हो गया। और उससे पहले किसी भी निर्विशेष मनुष्य के हित की बात सोचना असंभव हो गया है। मैं अनुभव करता हूँ आज नाना भांति से, और ऐसा लग रहा है किसी बिगड़ दुर्भाग्य को इंगित करता स्वार्थ में मनुष्यता को दबोच लिया है, अनेक दलों में विभक्त हो गई है। तो जो विचारों का क्रम है, भावार्थ में विचारों का क्रम भी वही होना चाहिए जिस प्रकार के गद्यांश में दिया हुआ है। 5-6 बातें हमें भावार्थ के बारे में समझनी है। पहले तो ये स्पष्ट रूप से हमारी समझ में आना चाहिए कि यह लगभग मूल गद्यांश का आधा ही रहेगा। एक बात और रखेंगे आप याद,
भावार्थ को आप एक पैरा में ख़त्म करेंगे, एक ही पैरा में भावार्थ लिखना है। ये लीजिए, एक ही पैराग्राफ में भावार्थ लिखना है, कोई प्रसंग कुछ नहीं इसमें नहीं आएगा। आपको केवल और केवल क्या करना है, 4-5 बातें और मैं बता रहा हूँ इसी के बारे में। ये लीजिए, ये मैंने भावार्थ लिख दिया एक ही पैराग्राफ में। अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, भाषा एकदम सरल रखेंगे, लगभग आधा करेंगे। लगभग कितना करेंगे, आधा, जितना दिया है उसका लगभग आधे में पूर्ण कर देंगे। और देखो पेज की वहाँ ना प्रश्न के हिसाब से पेज एड्रेस करना। आप पहले कॉपी एक बार खोल के जरूर देख लेना। हिंदी विषय के साथ एक बड़ी समस्या है कि वहाँ कॉपी की हमें कमी पड़ जाती है। 1-2 प्रश्न तो ऐसे आते हैं जिनके लिए जगह ही नहीं बचती, तो जितनी जगह दी गई है उसके हिसाब से आपको सेट जरूर करना है, ये जरूर देखना है। अब 5 में से मुझे 5 दिलवाने हैं ना आपको, तो 2 भाव और लिख के आएंगे आप इसमें, अंत में डाल में, अवतरण में मूल भाव। गद्यांश में मुख्य भाव क्या है, साहित्य के वास्तविक कार्य बताने की चेष्टा की गई है लेखक के द्वारा। और गद्यांश में गौण भाव क्या है, मानव में स्वार्थ रूपी जो समस्या आ गई है, ये देखिए अब समस्या क्या है आपको, ये दोनों जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं ये किताबों में नहीं है। आप जो किताब पढ़ रहे हैं, जहाँ आपने यहीं भी कितने भी भावार्थ लगाए हो, कितनी भी बार आपने लिखा हो, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा। अब किताबों में नहीं मिलेगा तो बच्चा करेगा कैसे, एक तो आपकी कॉपी यूनिक हो गई। यूनिक का मतलब अद्वितीय, मतलब अलग हटके। जब सबके में तो नॉर्मल लिखा हुआ था, आपने क्या किया, मूल भाव और बता के आए हैं, समस्त नियमों का पालन किया है, ठीक है। तो आपको जो मेरे पास 5 नंबर थे, मैं सबको 3, किसी को 3 दे के आ रहा था, किसी को 4 दे के आ रहा था। मुझे आपकी कॉपी में यूनिकनेस लगी तो मैं आपको दूंगा 5 नंबर। आप ये मान के चलिए कुछ क्षण के लिए आप ही अध्यापक हैं, तब आप क्या करते कि किसी एक 500 कॉपी में से एक कॉपी ऐसी लिखी जहां पर अवतरण में मूल भाव भी बताए गए थे, तो आपको 1 नंबर अतिरिक्त तो मिलेगा ही मिलेगा। आगे आ जाइए। जो पहले गद्यांश अपठित गद्यांश है, 5 नंबर का काम हो गया आपका। इस प्रश्न में परीक्षार्थी से गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसमें क्या है, जो मैंने कहा था ना, भावार्थ लिखने के लिए आप गद्यांश ठीक से पढ़ेंगे तो उस गद्यांश से संबंधित प्रश्न आएगा, उसका जवाब आपको देना है। 2-3 बार पढ़िए उसे आ जाएगा। जैसे 2018 में क्या पूछ लिया है, साहित्य के लक्ष्य के विषय में उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर विचार कीजिए। मैंने क्या लिखा है, आप पूरा गद्यांश पढ़ेंगे। साहित्य का मुख्य लक्ष्य मानव हित है, पहला सेंटेंस यहां से शुरू किया है। साहित्य का उद्देश्य मानव में मानवीय गुणों का विकास कर मानव को अधिक दयावान और स्वावलंबी बनाना है। साहित्य का लक्ष्य मानव को संकीर्ण विचार कौन से बताए थे, स्वार्थ, उसने संकीर्ण विचारों से मुक्ति दिलाकर श्रेष्ठ समाज का निर्माण करना है। इसके साथ साथ तेजवान और अधिक संवेदनशील मनुष्य बनाकर मानव जाति में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पैदा करना साहित्य का परम लक्ष्य है। अब ये भाषा कौशल आप में कैसे आएगा, ये भाषा कौशल ऐसे आएगा कि कम से कम 5 गद्यांश को आप पूरे पेपर से ज़्यादा नहीं करिए, 5 गद्यांश की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। पढ़ने की आदत डालिए, थोड़ा लिखने की आदत डालिए, 1-2 बार गलत लिखिए, सही हो ही जाएगा। अब तीसरा प्रश्न बड़ा मज़ेदार है इसमें। हाँ, 2-3 बातें और समझाता हूँ। जो आप उत्तर लिख के आ रहे हैं ना, उसमें महत्वपूर्ण बातों को अंडरलाइन कीजिए। पूरा अंडरलाइन आपको नहीं कर देना, आंसर पूरा ही अंडरलाइन कर दिया ना। तो देखो इसमें आप देखिए, मैंने 2 बातों के नीचे अंडरलाइन की, वसुधैव कुटुंबकम का प्रयोग किया है और दयावान और स्वावलंबी के नीचे अंडरलाइन की है। ये नहीं है कि आप पूरे पेपर के नीचे ही अंडरलाइन कराए हैं। प्रश्न आएगा, प्रश्न फर्स्ट का ग। इस प्रश्न में परीक्षार्थी से गद्यांश की 2-3 अलग अलग रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करने को कहा जाता है। प्रश्न को हल करने से पूर्व हमें व्याख्या शब्द के अर्थ को ठीक से समझ लेना चाहिए। अब ये बात जो है वो 20 नंबर की है, और 20 नंबर की इन्होंने 3 प्रश्न पूछेंगे आपसे, लगभग 3 ही क्या, 3 ही आते हैं। 3 पंक्तियों की आपको व्याख्या करनी है। देखिए व्याख्या में, देखिए बात आप समझिए, यहाँ पे संदर्भ तो आपको पता नहीं है, संदर्भ बिल्कुल नहीं पता, और संदर्भ के पीछे पड़े ना, आप प्रसंग जरूर लिखें। क्या लिखेंगे आप, प्रसंग जरूर लिखेंगे। विस्तृत है जो आख्या, विस्तृत है, बड़ी है जो आख्या, विवेचना, आख्या क्या है, विवेचना, वो व्याख्या कही जाती है। किसी घटना संप्रत्यय
सिद्धांत, तथ्य को किसी व्यक्ति को समझाने की दृष्टि से कई परस्पर अंतर संबंधित कथनों, वाक्यों, उदाहरणों का प्रयोग कर कर समझाना, बता देना ही व्याख्या करना कहा जाता है। अब जैसे मैं व्याख्या कर रहा हूं, सपोज करते हैं मैं व्याख्या कर रहा हूं, तो भाई जो आपने बताया आपकी बात को मैं लोगों को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। अगर मैं आपसे सहमत भी हो सकता हूं और मैं आपसे असहमत भी हो सकता हूं। आपकी बातों का खंडन करने के लिए भी मेरे पास तर्क होने चाहिए, आपकी बातों का मंडन करने के लिए भी मेरे पास तर्क होने चाहिए। कविता ला सकता हूं, किसी की सूक्ति ला सकता हूं, किसी महान वैज्ञानिक, किसी नेता के विचार भी मैं उसमें रख सकता हूं। अर्थात व्याख्या का मतलब यह है कि आप अपने निजी विचारों को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। व्याख्या की विशेषता एक और है कि आपकी जो व्याख्या होगी, जो अवतरण आपको दिया गया है उस अवतरण से बड़ी होगी। चलिए समझते हैं। किसी भाव अथवा विचार के विवेचन या विस्तार को व्याख्या कहते हैं। व्याख्या में अलंकार, कठिन शब्दों का अर्थ तथा समांतर पंक्तियों में तुलना आवश्यक है। साधारण, देखिए मैंने कहा था ना, यहाँ पे आप अपने विचार, अपनी शैली ला सकते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो लेखक के विचारों को अपनी अनूठी भाषा में ऐसा लिखना, पाठ के मूल विचार और अर्थ वही रहे, व्याख्या कहा जाता है। व्याख्या शब्द हेतु हिंदी भाषा में टीका, आख्या, निरूपण आदि शब्दों का प्रयोग पर्याय के रूप में होता है। व्याख्या शब्द का निर्माण दो शब्दों के मेल से हुआ है, वि धन आख्या, जहाँ वि का अर्थ है विशिष्ट और आख्या का अर्थ है विवरण। अतः व्याख्या का अर्थ क्या हो गया? विशिष्ट विवरण। अब व्याख्या करने के कुछ नियम हैं भाई। नियम तो प्रत्येक चीज के हैं, जहां भी जितनी भी क्रमबद्ध होगा, कोई भी ज्ञान जब क्रमबद्ध होगा तो नियम जरूर होंगे। व्याख्या के नियम, संबंधित अवतरण में जिस प्रकार के क्रम में, जैसा कि मैंने आपको भावार्थ में बताया था, व्याख्या में भी वही नियम होता है। जिस क्रम में विचार प्रस्तुत किए गए हैं संबंधित अवतरण में, उसी क्रम में आपको व्याख्या करनी है। यह मूल पाठ का पुनर्कथन होना चाहिए। व्याख्या में प्रसंग का संक्षिप्त उल्लेख, ये नहीं कि 3, 5, 7 लाइन का आपने प्रसंग लिख दिया, नहीं, छोटा सा उल्लेख आपको प्रसंग को करना है। ये केवल यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए ही मैं आपको समझा रहा हूं। व्याख्या मूल अवतरण से बड़ी होती है, बात ठीक है, इसकी डिस्कशन हम कर चुके थे। मूल विचारों का खंडन मंडन किया जा सकता है, बात ठीक है। विद्यार्थी स्वतंत्र बुद्धि तथा विचार प्रस्तुत कर सकता है। व्याख्या को उदाहरण, कविता आदि से सुशोभित कीजिए। अच्छी व्याख्या में विचारों का संतुलन होना चाहिए। एक पक्षीय व्याख्या से, जैसे आप केवल खंडन में लगे रहे, तो वह व्याख्या बहुत अधिक उचित व्याख्या नहीं मानी जाएगी। व्याख्या में अलंकार, कठिन शब्दों का अर्थ, अलंकार कठिन शब्दों का अर्थ तथा समांतर पंक्तियों की तुलना, ये मैंने पहले ही बता दिया। व्याख्या के अंत में शब्दार्थ लिखिए। देखिए मैंने फिर बता रहा हूं आपको कि ये जो एक लाइन आप बढ़ा के आएंगे ना, ये 2 नंबर आपके बढ़वा देगी। कौन सी? मैं कह रहा हूं लास्ट में जैसे ही आपकी बात पूरी हो जाए, व्याख्या आपने कर दी, तो 4, 5, 2-3 शब्द कठिन जो कि पैराग्राफ में आए थे, उनकी हिंदी बता के आनी है। देखो कैसे, एक उदाहरण देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। ये पंक्तियां मैंने यहीं लिख ली हैं। ये पंक्तियां पहली वाले में 2018 में जो पीसीएस में आया उसको देखते हैं। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और पर मुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, जो उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये सब काम न कर पाए तो वह साहित्य नहीं है। अब देखिए विचारों का क्रम भी आप यहाँ मिलाएंगे कि मैंने उसी विचार में, उसी विचारों के क्रम में व्याख्या की है अथवा नहीं की है, थोड़ी सी बड़ी भी है। साहित्य को मानव हित दृष्टि से देखना ही अधिक महत्वपूर्ण है। साहित्य दूसरों पर आश्रित होने से बचाता है, पर मुखापेक्षिता इसका अर्थ है ये, तथा दूसरों के दुख में दुखी होना सिखाता है, पर दुख कातर। कहा गया है सह हितकर इति साहित्यम, जो हितकर है वही साहित्य है। इसी प्रकार जो साहित्य मानव में मानवीय गुणों, त्याग, दया, स्वावलंबन, परस्पर प्रेम, तेज आदि का विकास करे, वही उचित साहित्य है, अन्यथा उसे वाणी का जाल कहना उचित होगा। देखिए यहाँ पे जो वाग्जाल इस्तेमाल किया गया है ना, ये मनुष्य के लिए नहीं है, ये वास्तव में उस साहित्य के लिए है जो साहित्य नहीं है, उसके लिए प्रयोग किया गया है वाग्जाल। गोस्वामी तुलसीदास, मैंने कहा था ना, आप कोई उदाहरण के साथ, किसी कविता के साथ अपनी व्याख्या की पुष्टि करें, सुशोभित करें, श्रृंगार करवाएं व्याख्या का।
गोस्वामी तुलसीदास अपनी रचना रामचरितमानस में कहते हैं, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यहाँ तुलसीदास भी अपने साहित्य में दूसरे के हित को प्रधान बनाते हैं। अब समझना ये था कि एक तो मैंने क्रम बना के रखा, दूसरा बड़ा भी रखा, तीसरा समझा भी दिया, एक संस्कृत से अपनी बात की पुष्टि कर दी और एक हिंदी से अपनी बात की पुष्टि कर दी। अब ये जो प्रश्न है लगभग 6.33 नंबर का है। कितने नंबर का है? 6.33 नंबर का, क्योंकि 5 तो हम उनमें प्राप्त कर चुके हैं। इस 30 में से हमारा जो उद्देश्य है, देखते हैं 15 ये और 10 वो 25 नंबर लाने का उद्देश्य है। तो अब शब्दार्थ अगर आप लिख के आए हैं, देखो मैंने कहा ना, वाक्जाल, वाणी का जाल, पर मुखापेक्षिता, दूसरों पर आश्रित होना, पर दुख कातर, दूसरों के दुख में दुखी होना, ये 2-3 शब्दार्थ आप इसके अंत में लिखकर आएंगे। एक दूसरी जो इन्होंने व्याख्या करवाई है वो है, आज नाना भांति के संकीर्ण स्वार्थों ने मनुष्य को कुछ ऐसा अंधा बना दिया है कि जाति धर्म निर्विशेष ये निर्विशेष ब्रह्मा जी को भी कहते हैं, मनुष्य के हित की बात सोचना असंभव हो गया है। लेखक यहाँ आधुनिक युग के संकीर्ण मानव की चर्चा करते हैं। प्रसंग क्या लिखा है मैंने आपको यहाँ पे? लेखक यहाँ आधुनिक युग के संकीर्ण मानव की चर्चा करते हैं। प्रसंग लिखना है, यहाँ भी आ जाइए, देखिए प्रसंग यहाँ भी लिखा हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक साहित्य के उद्देश्य की चर्चा करते हैं या करता है, कोई बात नहीं है, आगे आ जाइए। ऐसे यहां भी आपको प्रसंग लिखना है। इसमें भी हम शब्दार्थ भी लिखेंगे और क्रम भी याद रखेंगे। ये देखिए, मानव के स्वार्थपरक हो जाने के कारण मानव के वास्तविक दृष्टि या नेत्र, ऐसे कर लिए, वास्तविक दृष्टि कहीं खो गई है। मानव में वास्तविक मानव अर्थात स्वार्थ रहित मानवता देखना मुश्किल हो गया है। ये रही ना बात, अंधा बना दिया है। मानवता की बातें बेईमानी दिखती हैं। यह है निर्विशेष मनुष्य। मानव पूर्ण स्वार्थ के अधीन होकर अपने धर्म जाति के बारे में ही सोचता है। मानव को इस स्वार्थपरक विचारों से बचाने हेतु साहित्य के संदर्भ में कबीरदास कहते हैं, हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़त मरत हैं, मरम काहू नहीं जाना। अपने साहित्य में कबीरदास जी कह के गए हैं कि जैसा कि मनुष्य यहाँ बट गया है किसमें? संकीर्ण स्वार्थों में। संकीर्ण स्वार्थ क्या थे? हिंदुओं ने हिंदुवादी परंपरा को आगे बढ़ाया और मुसलमानों ने मुसलमानी परंपरा को आगे बढ़ाया। तो बस कबीरदास इसी संदर्भ में कह के गए कि हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़त मरत है, मरम काहू नहीं जाना। एक उदाहरण दे दिया है, एक कबीरदास जी की बात से पुष्टि कर दी है। अब यहाँ शब्दार्थ क्या लिखने हैं? संकीर्ण, छोटे विचारों पर आधारित, निर्विशेष, विशेष गुण रहित, ऐसे कोई गुण उसमें ना हो। लेकिन देखिए, ये ब्रह्मा जी के लिए भी प्रयोग किया था निर्विशेष ब्रह्म, और ब्रह्म के लिए भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें गुण है ही नहीं, निर्गुण भक्ति शाखा। और यहाँ की बात करें तो यहाँ निर्विशेष से मतलब ये था कि ऐसा कोई मनुष्य, स्वार्थ रहित मनुष्य मुझे नहीं दिखाई देता जो जाति धर्म संगठन आदि के आधार पर बटा हुआ ना हो। चलिए, एक लाइन और थी, दुनिया छोटे छोटे संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर अनेक दलों में विभक्त हो गई है, इसकी व्याख्या करनी थी। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक संसार में मानव के विभिन्न दलों में विभाजन के बारे में चर्चा करते हैं कि मनुष्य बट गया है, इसके विभिन्न प्रकार के आधार हैं, इस बारे में लेखक चर्चा करते हैं। स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वार्थ के आधार पर सोचता है, इस प्रकार यह मानव समाज को खंडों में बांटता है। संपूर्ण संसार धर्म, रंग, जाति आदि के आधार पर अलग अलग दलों, संगठनों में विभाजित है। मानवता और सर्वजन समभाव की चर्चा कोई नहीं करता। नाटो, ओपेक, क्वाड आदि इसके उदाहरण हैं। साहित्य का कार्य मानव को वैश्विक मानव बनाना है, तभी वाणी का जाल साहित्य कहा जा सकता है। उस वाणी के जाल को हम साहित्य कह सकते हैं जो मानव में मानवता के गुणों को पोषित करे। अब यहाँ पे भी मैंने कहा था ना, शब्दार्थ जरूर लिख के आने हैं क्योंकि 6 नंबर आपको यहाँ पे
प्राप्त करने हैं। इस 20 नंबर में से 18 नंबर लेके आने हैं, 18 ये वाले और 10 वहां वाले, तो आप 25 से 28 नंबर तक प्राप्त कर पाएंगे इस पहले प्रश्न में। संकीर्ण, छोटे विचारों पर आधारित है। विभक्त, टूटना, टूटा हुआ या अलग हो जाना, इसका अर्थ है। शब्दार्थ जरूर लिखेंगे। व्याख्या में कोई एक पंक्ति, एक लाइन, कोई एक तरीका। देखिए यहां पे मैंने संगठनों का उदाहरण किससे दे दिया, नाटो, ओपेक और क्वाड का। पूरे विश्व में विभाजन हो रहा है इनके आधार पे, इनके नीचे अंडरलाइन भी कर दी। पूरी अंडरलाइन नहीं करनी है, कोई विशिष्ट बातें हैं उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। भावार्थ में लेखक कहता है नहीं लिखना है। सकारात्मक भाव, नकारात्मक भाव या मुख्य भाव या गौण भाव आपको लिख के आना है। इतनी ही बातें हैं जो लिखी हुई हैं, पीडीएफ आप प्राप्त कर लीजिए। नंबर मेरा ये दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, कई जगह आया होगा। हैव ए नाइस डे, बाय।